हेलो बच्चों, हिंदी अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7वीं से काबुलीवाला कहानी को पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर जी की ये बहुत ही अनुपम रचना है। यह कहानी अफ़गान के रहने वाले एक व्यापारी की है जो अफ़गान के काबुल में रहता है और वहाँ से वो हर साल सूखे मेवे बेचने के लिए कोलकाता आता है। यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात मिनी नाम की एक छोटी सी प्यारी सी लड़की से होती है और इन्हीं दोनों की यह पूरी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें भाईचारे और प्रेम का संदेश देते हैं। तो चलिए आगे हम कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। लेखक की 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है मिनी, और मिनी अगड़म बगड़म का खेल खेलती है। अगड़म बगड़म का खेल खेलने का मतलब है कि कुछ भी बच्चे कुछ भी किसी भी चीज़ के साथ खेलते रहते हैं, उसी को यहाँ पे अगड़म बगड़म का खेल कहा गया है। मिनी जो है वो खिड़की की तरफ भागती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। काबुल के जो निवासी है वो जब सूखे मेवे बेचने के लिए कोलकाता आते हैं, उन्हीं लोगों को, क्योंकि वो काबुल के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें वहाँ सब लोग काबुली वाले कहते हैं। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। लेखक जो है वो उस समय उपन्यास लिख रहे थे जब मिनी जो है वो काबुली वाले को पुकार रही थी। उपन्यास में लेखक का एक घटना चल रहा था जिसमें नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। जैसे ही लेखक अपनी बेटी की आवाज़ सुनते हैं, उनका लिखना वहीं पे रुक जाता है। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठ खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। अब लेखक जब अपनी बेटी को देखता है काबुली वाले को बुलाते हुए, तो वो सोचता है कि मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। बातूनी मतलब अधिक बातें करते हैं जो बच्चे या फिर जो भी लोग अधिक बातें करते हैं, उन्हें हम लोग बातूनी कहते हैं। यानी कि अधिक बात करने वाले लोगों को बातूनी कहा जाता है। अभी कुछ पल पहले तो वो यहाँ पे खेल रही थी। लेखक सोचने लगता है, ये कितनी मेरी बेटी चंचल और बातूनी है। अभी तो थोड़ी देर पहले वो यहाँ पे खेल रही थी और अब इसे अचानक क्या सूझी कि इसने काबुली वाले को बुला लिया। और लेखक को पता है कि उनकी बेटी जो है बहुत चंचल है, बातूनी है, तो उसे इस तरह से देखकर लेखक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन लेखक ये सोचने लगे कि अब जो काबुली वाला है वो झोला लिए यहाँ पे आ खड़ा होगा और उनका जो ये उपन्यास लिखने का 17वां अध्याय चल रहा था, ये अब पूरा नहीं हो सकेगा। जो ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, तो ही वह घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ ना खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत था। अब मिनी जो है उसे बुला तो लेती है काबुली वाले को, लेकिन जैसे ही वो अंदर आने लगता है वो घर के अंदर भाग जाती है, क्योंकि मिनी के मन के अंदर एक अंधविश्वास रहता है कि ये जो काबुली वाला इतनी बड़ी झोली लेकर जो आ रहा है, इसके झोली में उसी के जैसे कई सारे बच्चे हैं। 2-4 बच्चे को वो छुपाए हुए हैं उस झोली में, इसलिए वो बहुत डर जाती है और वो अंदर भाग आती है। इतने में ही जो काबुली वाला है वो मुस्कुराता हुआ आता है, लेखक को सलाम करता है और लेखक को लगता है अब इसे बुला ही लिया तो इसे कुछ ना खरीदना भी अच्छा नहीं, इसलिए लेखक उससे कुछ खरीद लेते हैं और कुछ बातें करते हैं और बातों बातों में पता चलता है कि उसका नाम रहमत था। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई?
मैंने मिनी के डर को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वो मुझसे सटकर काबली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़र से देखती हुई खड़ी रही। काबली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकालकर देने लगा, पर वो लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से वो मेरे घुटने से सटकर रह गई। अब जब काबली वाला वहाँ से निकलने लगता है तो वो मिनी के बारे में पूछता है कि बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ है, और लेखक को पता होता है कि यह डरी हुई है, इसके अंदर जो अंधविश्वास है इसे दूर करना चाहिए, इसलिए लेखक उसे अंदर से बुलाते हैं। और जैसे ही लेखक उसे अंदर से बुलाते हैं वो आती है, वो चिपक के लेखक के साथ खड़ी हो जाती है। उसे डर लगता है कि काबली वाला कहीं उसे भी पकड़ कर ना रख ले, इसलिए वो उसे चुपचाप उसकी झोली की तरफ देखने लगती है। काबली वाले अपने झोली से कुछ मेवे निकाल कर उसे देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है, वो नहीं लेती, वो बहुत डरी हुई रहती है और लेखक के घुटने से सटकर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। काबली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। अब उस दिन तो काबली वाला चला जाता है। कुछ दिन और बीतते हैं और इस बीच लेखक अचानक से जब एक दिन सुबह सुबह घर से निकलता है काम के लिए, तो वो क्या देखता है कि मिनी जो है उसकी जो नन्ही सी बेटी है वो दरवाजे के पास बेंच पर के ऊपर बैठी बेसिर की बातें कर रही है। बेसिर की बातें करना मतलब जिस बात का कोई मतलब ना हो, कोई अर्थ ना हो, कहीं भी कुछ भी बोल रही है। और काबली वाला जो है उसके पैरों के पास बैठकर उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा है और बीच बीच में अपनी राय भी दे रहा है। उसने यह भी देखा कि मिनी का जो छोटा सा आंचल है उसमें बहुत सारे पिस्ता बादाम सारे दिए हुए हैं। तो लेखक ने क्या किया कि रहमत से कहता है, जो काबली वाला उससे कहता है कि तुमने उसे ये सब क्यों दिए, और उसे अठन्नी पैसे निकालकर उसे दे देता है और वो उस अठन्नी को लेकर जेब में रख लेता है। और उसे पैसे देने के बाद लेखक वहाँ से चला जाता है। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिनी के माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया था। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी, मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी की बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घुसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पीट पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। अब जब लेखक शाम को घर से लौट कर आते हैं तो देखते हैं जो अठन्नी लेखक ने सुबह उस काबली वाले को दिए थे, वही अठन्नी को लेकर पूरा घर में झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी कि मिनी से पूछ रही थी कि यह अठन्नी तुम्हें, अब छोटे बच्चा है, अगर उसके हाथ में कोई अठन्नी दे देगा तो जाहिर सी बात है उनके माँ बाप पूछेंगे ही कि ये बच्चे के हाथ में पैसे कहाँ से है। तो उसकी माँ उससे पूछ रही थी कि ये अठन्नी तुम्हें कहाँ मिली। मिनी कह रही थी कि उसे काबली वाले ने दिए, उसने मांगे नहीं थे लेकिन उसने उसे दे दिए। फिर लेखक उसे भी चुप कराते हैं, माँ को भी चुप कराते हैं और फिर मिनी को लेकर बाहर ले आते हैं। और उन्हें पता चलता है कि काबुली वाला रोज़ आता है, उसे मेवा बादाम देता है, उससे बातें करता है और इस दौरान इन दोनों की बहुत अच्छी
दोस्ती हो जाती है और उस प्यारी सी जो बच्ची है मिनी, उसके नन्हे दिल को वो जीत लिया है काबुली वाले ने, और इन दोनों के बीच एक बंधी हुई दोस्ती हो जाती है। और उन दोनों के बीच कुछ हंसी मजाक की बातें भी होती है। जैसे काबुली वाला जब भी झोली लेकर आता है, वो मिनी जो है मुस्कुराते हुए उससे पूछती है कि काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है, और रहमत हंसते हुए कहता है कि हाथी है, मतलब उसकी झोली में हाथी है। और यह सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। एक और बात का जिक्र होता है दोनों के बीच, जब भी वो दोनों आपस में मिलते हैं, वो काबुली वाला हमेशा मिनी से पूछता है कि तुम ससुराल नहीं जाओगी, तो मिनी उससे पूछती कि तुम ससुराल जाओगे, और वो कहता है कि मैं ससुर को गुस्से से मारूंगा। और मिनी जो है वो ससुर ससुराल इन सब शब्दों का मतलब नहीं जानती है। उसे बस ये लगता है कि ससुर नाम का कोई जीव है जिसे काबुली वाला है पीट पीट कर खूब उसका पिटाई करेगा, और वो बस वो कल्पना करती है, और ये कल्पना करती है कि कोई जीव है ससुर नाम का जिसकी पिटाई हो रही है, और वो हंसने लगती है। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वो टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीर मेरे आँखों के सामने आ जाती है। लेकिन मिनी की माँ बहुत सख्ती स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर ख़ास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उसने उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इस कारण भोले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। अब जो लेखक और काबुली वाले के बीच में भी एक अच्छा रिश्ता बन चुका था, तो दोनों के बीच में आपस में बातें भी होती थी। लेखक जो है वो विदेश घूमने के शौकीन थे, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घूमना पसंद था, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि जब भी वो अपने कमरे से बाहर निकलते थे उन्हें घबराहट होती थी। लेकिन काबुली वाले से जब वे बात करते थे, काबुली वाले को चूँकि टूटा फूटा इतने समय से वो बंगाल में आ रहा है और व्यापार कर रहा है, तो उसे बंगला थोड़ी बहुत बंगाली आती थी, तो वो बंगला भाषा में टूटा फूटा बंगला में उनसे बातें कर लेता है और अपने देश के बारे में यानी कि अफ़गान के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। और लेखक जब वो बातें बताता है तो लेखक उसकी कल्पना कर लेते हैं और लेखक का वही घूमना हो जाता है। लेकिन लेखक की जो पत्नी है यानी कि मिनी की जो माँ है, उसे इस काबुली वाले पे विश्वास नहीं होता और वो बहुत शक्की मिजाज की होती है, तो वो शक करती है हमेशा काबुली वाले पे, और हमेशा जो लेखक है उसे कहती है कि वो उस पर नज़र रखे, उससे ज़्यादा दोस्ती ना करे, उस पर ज़्यादा विश्वास ना करे। इस तरह की बातें वो हमेशा कहती है, और लेखक जो है उसकी बातों को जब भी हंसकर मजाक में उड़ा देता है, तो उससे वो कई सवाल करती है कि क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं हुए। कि उसे शक होता है कि कहीं ये दूसरे देश का आया हुआ है, तो कहीं ये मेरी बच्ची को चुरा कर ना ले जाए। इसलिए वो कहती है कि क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं हुए? क्या इतने लंबे चौड़े जो इंसान है काबुली वाला, क्या उसको ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो है हमारी, उसे ले जाना नामुमकिन है? क्या वो उसे ले जा नहीं सकता? मुझे मानना पड़ा, और वो अपने बात से उसे मनवा देती है कि काबुली वाला ऐसा कर सकता। मैंने उसके दिमाग में भी, लेखक के दिमाग में भी शक डाल देती है। लेकिन फिर लेखक सोचते हैं कि सिर्फ इनके शक के कारण में उस भोले मानस जो एक अच्छा इंसान है, जब लेखक भी उससे बात करते हैं उसे पता चल जाता है कि एक अच्छा इंसान है, तो क्या मैं उसे घर में आने से मना कैसे कर दूं? हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से जरूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देख कर सचमुच सा भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रश्न हो उठता। अब चूँकि माघ का महीना आने वाला था और इस महीने में
काबली वाला जो है जितना भी वो उधार दिया रहता है किसी को, सारा वसूली करके उसको अपना देश जाना रहता है, तो वसूली के काम में लगा रहता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बार मिनी से मिलने ज़रूर आता था। अगर सुबह नहीं आता था तो शाम को ज़रूर आता था। और लेखक जब इन दोनों को अकेले अंधेरे कमरे में बातें करते हुए देखते हैं तो लेखक को भी शक होता, लेकिन जैसे इन दोनों की बातों को सुनते लेखक ये दोनों आपस में बहुत ही भोली भाली सी बातें करते हैं, बहुत ही प्यार से बातें करते हैं, तो फिर इन लोगों की बातें सुनकर लेखक का हृदय जो है वो प्रश्न से भर उठता, वो बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंखें उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वाले को रोककर पूछा, मामला क्या है? अब अचानक एक दिन सुबह देखते हैं लेखक पढ़ रहे हैं, अचानक हल्ला होता है, आवाज़ आती है, तो लेखक बाहर जब जाकर देखता है तो दो पहरे वाले ने, दो सिपाही जो है वो रहमत को पकड़े हुए आ रहे हैं। और उसके पीछे बहुत सारे लड़के, तमाशा देखने वाले जो लड़के हैं, बहुत सारे झुंड है लड़कों के लोगों के, वे आते जा रहे हैं। और वो देखता है कि रहमत के जो कपड़े हैं उसमें भी खून लगे हैं और एक सिपाही के हाथ में चाकू है उस खून से लगा हुआ। तो वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया, और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोग दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबली वाले पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। तो जब वो पूछते हैं कि क्या हुआ तो उन्हें पता चलता है कि उनके पड़ोस में एक व्यक्ति जो है वो रामपुरी चादर लेने के लिए उससे पैसा उधार लेता है और बाद में उसे पैसा देने से इनकार कर देता है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है और इसी में काबली वाला जो है उसे चाकू मार देता है। और रहमत उसे गालियाँ देते हुए आ ही रहा था, जा रहा था उस रास्ते से। तभी जो मिनी है वो बाहर निकलती है और कहती है काबली वाले चिल्लाती है और घर से बाहर निकल आती है। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसे देखकर जो काबली वाला है वो खुश हो जाता है। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। तो झोली नहीं थी इसलिए झोली के बारे में वो नहीं पूछती है, वो पूछती है उससे कि तुम ससुराल जाओगे, और वो कह देता है, हर बार की तरह उसका जवाब इस बार बदला हुआ रहता है। इस बार वो कह देता है कि हाँ वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हैं। वो देखती है कि उसके हाथ भी बंधे, वो अपने हाथ को दिखाता है कि मैं ससुर को मारता लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्षों की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वो पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कट्टी कर ली थी। तो ये घटना के बाद जो रहमत है उसे कई सालों की जेल हो गई, और अब धीरे धीरे लेखक भी उसे भूल चुके थे रहमत को, और मिनी भी जैसे धीरे धीरे बड़ी होती गई वो भी भूल चुकी थी, और अब वो बड़ी हो गई थी, उसके नए दोस्त बन गए थे। अब वो अपने पिता लेखक जो है उनसे भी वो बहुत कम ही बात करती थी, और एक प्रकार से लेखक ने भी उससे कट्टी काट ली थी, मतलब कि कम ही बात करते थे उनसे। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को आनंद अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। अब कई साल बीत चुके थे और आज जो है मिनी का विवाह है, इसलिए शहनाई बज रही थी, और लेखक अंदर से उनका हृदय रो भी रहा था क्योंकि उनकी बेटी, लाडली बेटी जो है आज वो विदा हो जाएगी। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका।
उसके पास ना वही झोली थी, ना उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमज़ोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? अब रहमत जो है वो आ जाता है अचानक उसी दिन लेखक के सामने। लेखक पहले उसे देखते हैं, पहचानते नहीं है, क्योंकि ना अभी उसके पास झोली और इतना साल बीत चुका है, तो अब उम्र भी काफ़ी हो चुकी है उसकी, और पहले वाला चेहरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ना ही उसके बाल लंबे हैं और काफ़ी कमज़ोर भी हो गया। लेकिन उसकी हंसी से लेखक उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। लेखक जब वो कहता है कि मैं कल शाम को ही छूटा हूँ, तो लेखक को लगता है, किसी को भी लगेगा कि एक अपराधी आज के दिन, मेरी बेटी का इतना विवाह है, इतना शुभ दिन है, इसमें ये इसका यहाँ क्या काम, ये आज नहीं आता तो अच्छा होता। तो लेखक भी यही सोचते हैं। और मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। वो कहते हैं, मुझे बहुत काम है, आज तुम चले जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची, जो पहले ही की तरह काबली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वो पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। काबली वाले को अंदाज़ा नहीं था कि मिनी बड़ी हो गई होगी। वो अभी भी मिनी को उसी रूप में देख रहा था कि मिनी अभी भी उतनी ही छोटी होगी, और वो बाहर से आकर उसे काबली वाले कहते हुए आ जाएगी, उसे देखकर खुश हो जाएगी। तो वो उससे मिलने आता है और उससे कहता है, क्या मैं मिनी से नहीं मिल पाऊँगा? और उसके दिमाग में वही चित्र, मिनी का वही छोटा सा रूप रहता है। वो वही सोचता है कि मिनी जो है वो छोटी सी मिनी ही होगी अभी। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में ना जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं, तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। लेखक उसे जाने के लिए तो कह देते हैं, लेखक कहते हैं कि वो आज किसी से नहीं मिल पाएगी, और वो चला भी जाता है। लेकिन लेखक जब वो चाहता है तो लेखक के मन में एक दर्द होता है, दुख होता है, कि फिर उसको लगता है कि शायद इसे बुलवा लूँ, ये मिनी को इतना प्यार करता था, तो एक बार इसे मिलवा देता हूँ। ऐसा सोच ही रहे थे लेखक उसको बुलाने का, तब तक वो खुद लौट आता है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी की तरह मेरी भी एक बेटी है, उसी के याद करके मैं यह मेवा लेकर आया हूँ मिनी के लिए, और मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आया हूँ। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता, मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। और इसके बाद वो अपने छाती के पास से एक कागज़ का टुकड़ा निकालता, जिसमें एक नन्ही बच्चे के हाथ के छाप होता है। ना ही किसी रंग के, ना ही उसमें कोई चित्र होता है, बल्कि कालिक से हाथ का छाप बनाया हुआ रहता है, जिसे रहमत अपने सीने से चिपकाए हुए, लगाए हुए वो कलकत्ता के सड़कों पर मेवा बेचता है, घूमता है, और उसको ये एहसास होता है कि उसकी बेटी उसके पास है। देखकर भरी आंखें छलछला आई।
उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, बहु वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। अब यह सब देखकर, उसका वो कागज का टुकड़ा देखकर लेखक की जो आंखें हैं वो छलछला गई। और उस समय उसे ऐसा लगा कि यह जो रहमत जो है वही तो मैं भी हूँ। रहमत भी एक पिता है, मैं भी एक पिता हूँ। और उसका दर्द वो महसूस कर पाया और उसने मिनी को बुलवाया। मिनी जो है वो शादी वाले जोड़े में रहती है और इसलिए वो एक बहुवेश में रहती है। लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी, मिनी जो है शर्म से आकर अपने पिता के पास खड़ी हो गई। उसको देखकर काबली वाला सकपका गया, अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तो ससुराल जाएगी। अब उसे इस वेश में देखकर अचानक से वो सकपका जाता है। अरे मिनी तो इतनी बड़ी हो गई। तो वो उसे देखती है, फिर वो समझ जाता है कि इतने साल बाद अब मिनी बड़ी हो चुकी है, वो पुरानी बातें को अपना नहीं बोल सका। जो मिनी और उसके बीच की जो बातें होती थी वो अब वो नहीं कर पाया और हंसकर बोला, मुन्नी तो ससुराल जाएगी। रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया और रहमत जब उससे ये सवाल करता है, मिनी जो है वो शर्मा जाती है और मुंह फेर लेती है, दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। और लेखक को उसकी पहली मुलाकात जो होती है, जब मिनी उससे डरी हुई रहती है, वो मुलाकात याद आ जाती है। और उसके बाद मिनी जब चली जाती है तो जो काबली वाला है वो रहमत जो है वो एक गहरी सांस लेकर ज़मीन पर बैठ जाता है। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इस तरह बड़ी हो गई होगी। उसे याद आता है कि मिनी की तरफ तो उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। इस 8 वर्ष में उस पर क्या बीती होगी यह भी भला कोई जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। वो 8 साल कहाँ था, क्या कर रहा था? अब उसके परिवार को तो इसका कोई खबर नहीं है, उसकी बेटी कैसी है ये उसे नहीं पता। तो इसी चिंता में वह दुखी चेहरे से बैठा हुआ है। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा है, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। और लेखक जो है अपनी जेब से एक नोट निकालते हैं और उसे दे देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने देश लौट जाओ और तुम अपने परिवार से मिलोगे तो मेरी बेटी का भी कल्याण होगा, उसे भी तुम्हारा आशीर्वाद मिलेगा। और यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बच्चों इस कहानी से लेखक एक तरफ पिता और पुत्री के बीच के प्रेम को दिखाते हैं तो दूसरी तरफ आपसी भाईचारे और प्रेम का भी वर्णन करते हैं। किस तरह से एक दूसरे देश का व्यक्ति, दूसरे देश के रहने वाले लोग जब हमारे देश आते हैं तो कैसे हमें उनके साथ मेल मिलाप के साथ प्यार से रहना चाहिए और एक अलग ही संबंध बन जाता है भाईचारे का, जिसे यहाँ लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया है। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।